शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब मुस्कुराहट तो दिख रही है लेकिन क्या है तैयारी? उधर इंडिया गठबंधन ने भी अपने पूरे तेवर कड़े कर लिए हैं चुनावों के मद्देनजर। देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे पावन पर्व है उसका शुभ मुहूर्त कल घोषित होगा और मुझे लगता है कि एक तरफ तो उसके लिए हमारा मिशन और विजन के साथ किस प्रकार से एनडीए का काम चल रहा है कि अब की बार केवल हम ही नहीं, अभी चिदम्बरम जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर थे, वहां पर राजदीप सरदेसाई से कह दिया कि 2/3 मेजोरिटी आने वाली है और ये लोग फिर फलाना फलाना चीजें करेंगे, परंतु मान तो लिया कि 2/3 मेजोरिटी हमारी आ रही है। तो कम से कम खड़गे जी के बाद अब चिदम्बरम जी भी मानने को तैयार है, क्योंकि एक मिशन और विजन के साथ हमने देश के लिए काम किया है। जिस प्रकार से 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना है, 10 करोड़ लोगों तक उज्ज्वला योजना सिलेंडर पहुंचाना है, 12 करोड़ नल से जल करना है, 12 करोड़ टॉयलेट करना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है। और दूसरी तरफ देखे क्या है, कंफ्यूजन और डिवीजन की पॉलिटिक्स है। अब देखिए, शुभ मुहूर्त की मैं बात कर रहा हूं, परंतु राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में निकली है कि जहां जहां पड़े राहुल के कदम वहां पर निकले इंडी गठबंधन कदम। बंगाल में दीदी छोड़ गई, बिहार में संयोजक छोड़ गए, उत्तर प्रदेश में आरएलडी छोड़ गई, गुवाहाटी से निकले तो चौपाटी से मिलिंद देवरा छोड़ गए, केरल से वायनाड छोड़ने को कह दिया है। तो मुझे लगता है एक तरफ मिशन और विजन वाले हैं जो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, और एक तरफ वो है जो गठबंधन में कंफ्यूजन और केवल अपने परिवार को आगे ले जाने की बात करते हैं। बोलिए तहसीन पूनावाला जी, कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी हुई है? और यहां पर पहले इन्होंने जिक्र किया, पी चिदम्बरम साहब भी अब कह रहे हैं कि इनकी तो बहुमत के साथ जीत होने वाली है, 2/3। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने पी चिदम्बरम साहब का वो बयान सुना नहीं, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कहा। हो सकता है उन्होंने राजदीप को ये कहा हो कि इनके ये 2/3 मेजोरिटी लाना चाहते हो ताकि ये संविधान में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, शायद वो हो। लेकिन आप जानते हो कि बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो किस स्टेटमेंट को किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। खड़गे जी के बारे में कहा, खड़गे जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो तो हम जानते हैं, लेकिन चलो वो विषय नहीं है डिबेट का। आप इतने ही कॉन्फिडेंट है कि आप चुनाव जीतने वाले, 2/3 मेजोरिटी, ये जो भी इनको कॉन्फिडेंस है, ये इनका कॉन्फिडेंस है, मिसप्लेस कॉन्फिडेंस है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर आप काहे गठबंधन करते किए जा रहे हो? आप काहे चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई लड़ा रहे हो? वहां पे कर्नाटका में बगावत शुरू हो गई। ईश्वरप्पा जी कह रहे मैं येदियुरप्पा जी के पुत्र के खिलाफ लड़ने वाला हूं, वो परिवारवाद इनको दिखेगा नहीं। इनके पास कुछ नहीं है जनता के पास कहने के लिए। इनके पास न नौकरी का हिसाब है, न इनके पास इन्फ्लेशन का हिसाब है, न इनके पास रोजगार का हिसाब है। आपको लगता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के 2 दिन पहले आपने 2 रुपए पेट्रोल के दाम कम कर दिए, कुछ गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए, उससे आप चुनाव जीतने वाले? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव भाजपा हारने जा रही है, एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 2/3 मेजोरिटी छोड़िए, हारने वाले 3 डिजिट तक नहीं पहुंचे। ठीक है, शशि शेखर जी आपके पास आते हुए, इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई दे रहा है? अब चूंकि चुनावी तारीखों के ऐलान में बहुत कम वक्त बाकी है, ऐसे में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है? मैं फैसला को जवाब देने से पहले इनफैक्ट चित्रा, मैं खुद भी अपने से एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो एसबीआई का डाटा उन्होंने घोषित किया है और जिस पर अभी कई रोमांचक मोड़ आने वाले हैं, भारत की राजनीतिक पार्टियां उसको किस तरीके से देखेगी, उसे किस तरीके से सामने रखेगी, और जो लोग किसी को चोर किसी को कुछ और बताते रहे हैं वो कैसे इसको हैंडल करेंगे और किस तरीके से जनता उस पर रिएक्ट करेगी। मेरे ख्याल में इतिहास इसको बहुत गंभीरता से देख रहा है। बाकी तो जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, ये वो तो हमेशा होते ही रहे, लेकिन ये जो खुलासे हुए हैं और जो खुलासे अभी होने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल में बहुत गौरतलब है कि इस चुनाव को वो कोई मोड़ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या ये भी ऐसे फुस है क्योंकि हम्माम में सब लोग एक जैसे हैं। चित्रा, और उसी तरह की तस्वीर भी दिखी है, क्योंकि इस सिलसिलेवार तरीके से 1 2 3 4 जो 6 पोजीशन तक की पार्टियों को हम देखें तो आशुतोष जी, आपको लग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में बनेगा? चूंकि चुनाव की तारीख के ठीक पहले वो लिस्ट सामने आ गई है जिसको लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर ज्यादा ही हमलावर है। देखिए, उसमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जो टॉप 3 हैं उनके यहाँ ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे और साथ ही साथ सीबीआई के छापे, और उसी के साथ साथ फिर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड। उसमें अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि किसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये पैसे दिए गए हैं, लेकिन इस बात को स्पष्ट है कि विपक्ष तो इलेक्टोरल जो ईडी का इस्तेमाल नहीं कर सकती या सीबीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकती, आईटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर जो बड़ी चीज है वो ये कि ये चुनाव 2024 का नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर ही होगा। या तो उनके पक्ष में वोट पड़ेंगे या उनके खिलाफ वोट पड़ेंगे। बीच में कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष अभी तक तो खड़ा नहीं कर पाए, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हां,
जब एक बार कैंपेन शुरू हो जाएगा, सारे टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, सारे लोग एक साथ आएंगे, उसके बाद किस तरीके की रंगत होती है वो देखने लायक होगी। लेकिन मुझे एक चीज जो मैं बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, अगर सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आप 370 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 400 की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो फिर हर जगह तोड़फोड़ करने की जरूरत क्या है? कांग्रेस का खाता बंद करने की जरूरत क्या है? टीएमसी के 10 करोड़ लेने की जरूरत क्या है? ये एक ऐसे सवाल है। अगर आप बिहार में बहुत कॉन्फिडेंट है तो आपको नीतीश कुमार को लाने की क्या जरूरत है? आपको चिराग पासवान को लाने की क्या जरूरत है? आपको बाकी जगह करने की क्या जरूरत है? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे ख्याल से अभी आने वाले वक्त में मिलेगा। एक पत्रकार होने के नाते या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये कह दूं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली, या मैं ये कह दूं कि इंडिया गठबंधन की 300 सीट आने वाली, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस डिबेट में पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज किया गया है और जिस तरीके से उसकी जानकारियों को छुपाने की कोशिश की गई है, जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा घोटाला है। वो कब तक सामने आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, देखने वाली बात। ठीक है, 2 चुनावों का दम क्या रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, उसके पहले अनुराग भदौरिया जी, माफ कीजिएगा शहजाद जी, अनुराग जी आ रही हूं, उसके बाद आशुतोष जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने आ रही हूं। आशुतोष जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा था रफाल भी बड़ा मुद्दा बनेगा, चौकीदार चोर है भी बड़ा मुद्दा बनेगा, पेगासस भी बड़ा मुद्दा बनेगा। उन्होंने कहा था, इनके सत्य हिंदी में बहुत अच्छा डिबेट शो होता है, उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में इनकी सरकार गई, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार गई, राजस्थान में कटोकट की फाइट है। तो सत्य हिंदी का मैं थंबनेल लेकर नहीं आया हूं, परंतु छोड़ दीजिए इस बात को। तो आशुतोष जी के राजनीतिक विश्लेषक होने का मैं सम्मान करता हूं, परंतु वो किस दृष्टि से बोलते हैं पर छोड़ दीजिए, मैं आता हूं मुद्दे पर। देखिए, अब इन्होंने कहा इलेक्टोरल चंदा, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड, जनता से बॉन्ड टूट गया है तो अब भ्रम फैलाना इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। मैं आपको 3 स्पेसिफिक उदाहरण देता हूं। ये पाकिस्तान में जो काम, वो सीपैक में जो काम कर रही है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसमें सीपैक के नाम पर हब पावर कंपनी ने कांग्रेस को चंदा दिया है। कांग्रेस के बीच में मत बोलिए, कांग्रेस के आरजीएफ के अंदर चाइना ने तो डायरेक्ट चंदा दिया है। फ्यूचर गेमिंग वाले को लेफ्ट वाले डिफेंड कर रहे थे, कम्युनिस्ट को 2 करोड़ का चंदा, अभिषेक सिंघवी इनके लॉयर। हेट्रो लैब्स का जो मालिक है वो तो राज्यसभा गया बीआरएस के खाते से। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, उनको बीआरएस ने दिया। टीएमसी को आईएफबी ने, एग्रो ने दिया चंदा। और भाजपा का 18 राज्य सरकार होने के बाद उसका पर स्टेट कितना चंदा है, और इन्होंने, प्लीज बीच में मत बोलिए, और पर स्टेट कांग्रेस को कितना चंदा मिला और टीएमसी को कितना मिला और बीआरएस को कितना मिला, ये आंकड़े निकाल दीजिए। परंतु आगे के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि 110 आंकड़े तो आगे सामने है, पर 10 सेकंड और प्लीज तहसीन प्लीज। चित्रा जी, मैं नंबर बहुत सारे लोगों का तीसरे जवाब नंबर एक ही पर व्यक्ति दे रहा कांग्रेस है, मुझे पूरा एक जवाब देने दीजिए। और तहसीन और आशुतोष ने कहा कि अगर आप लोग की 370 आ रही है, 400 आ रही है, तो क्यों आप गठबंधन कर रहे हो? मान्यवर, आप बता दीजिए कि जिस आम आदमी पार्टी को स्वयं तहसीन पुनावाला ने गालियां बकी थी, कहा था कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही ढोंगी लोग हैं, इनके साथ आज आप पंजाब में गठबंधन नहीं करते हो, दिल्ली में गठबंधन कर देते हो। जिन्होंने भारत रत्न राजीव गांधी का वापस मांगा था, सुन लीजिए ना, अरे भाई सुन लीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए, क्यों इतना आप जल्दबाजी में? 10 सेकंड और दे दीजिए। उन्होंने महंगाई की बात की। चित्रा जी जरा बताइए कि 5.5% से कम है महंगाई दर आज, 10% महंगाई दर इनके समय पर था। राजस्थान में चरम पे महंगाई थी और चुनाव महंगाई के इशू पे हुए, मध्य प्रदेश में हम जीत कर आए और राजस्थान से इनकी सरकार बर्खास्त हुई। मैं आपके पास आऊंगी जल्दी जल्दी, बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी बहुत बेचैन हो रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, उनकी टिप्पणी। अनुराग भदौरिया जी, बड़ा मुद्दा क्या होगा? ये 370 बीजेपी 400 पार एनडीए के लेकर के बैठे हुए हैं। अब तो ज्यादा दिन भी नहीं बाकी हैं, कल ऐलान हो जाएगा तारीखों का, उसके बाद पहले चरण की वोटिंग होनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी की परेशानी तो आपको दिख ही रही है, घबराहट, हड़बड़ाहट, हड़बड़ करके बोलने का देख रहे हो ना आप, तो उनका हाल पता है क्या? चंदा वाला खेल खुल गया, देखो भैया, पोल खुल गया, सामने अभी मैं किसी के बीच में नहीं बोला, देखा चित्रा जी, ये स्टूडियो का फायदा लेते हैं, फिर हम प्रवक्ता की भूमिका में कभी तो आइए। अरे चुप रहो, राष्ट्रीय मस्खरा मत बनिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार है क्या इनको? उनको व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। राष्ट्रीय मस्खरा ना बनिए। हमारे साथ 3 बड़े पत्रकार मैंने किसका नाम लिया? प्लीज अनुराग जी, टिप्पणी करो, पूछा गया है उस पर जवाब प्लीज। अपने मन में चोर है, अनुराग भदौरिया जी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीत नहीं पा रहे हैं, मुद्दे पर दूसरों को बोल रहते रहे हैं। हैं। अनुराग जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज, ठीक है, बोलिए। देखिए, मैं मुद्दे पे ही हूं, मैं किसी के बारे में नहीं कहता। मैंने कहा चंदा वाला खेल खुल गया, देखो भैया, पोल खुल गया, सामने आ गया काला धंधा, दिख गया इनका गंदा धंधा। बीजेपी का मतलब मामला 2024 में पड़ेगा मंदा। कौन है चंदा मामा? ये काले धन का गंदा मामा। अब इसके जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों होती है? भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा तो सभी को मिला है आपके हिसाब से, फिर आप क्यों परेशान होते हो भाई? आपको तो नहीं परेशान होना चाहिए, आपको तो हमारी आवाज में आवाज मिलाना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया गया, इलेक्टोरल यहाँ पे नंबर, बॉन्ड नंबर क्यों नहीं बताए गए? बताइए, आप मेरे स्वर में स्वर मिलाइए।
चंदा तो सबको मिला है, तो आपका मन अगर साफ है तो आप बचाने की कोशिश क्यों करते हो? क्यों आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे समझ में बात नहीं आती। जब अगर अभी आप ईवीएम की बात करोगे तो अब ईवीएम को बचाने भी आ जाएंगे, उसमें भी कूद पड़ेंगे। अरे भाई क्यों? आपका क्या है? आपके मन में कौन सा पाप है? आपके मन में कौन सा चोर है जो आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? 11 सीटें दी हैं आपको यूपी में। अनुराग भदौरिया जी, कब तक ईवीएम? कई बार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरह का अनुमान जताते हैं कि ईवीएम का मुद्दा तभी लेकर आते हैं विपक्षी दल जब लगता है कि चुनाव के बाद उनकी स्थिति, अब आगे मैं नहीं बोलूंगी, आगे आप समझ जाइए खुद से। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए चित्रा जी, बता दीजिए। हाँ। नहीं, ये बताइए कौन सा वर्ग इनको वोट देगा? महिला इनको वोट देंगी जिनके ऊपर इन्होंने अत्याचार किया था? देंगी क्या? मैं आपसे पूछता हूं। बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है लगातार, वो इनको वोट देगा क्या? किसान वोट देगा क्या जिसके ऊपर आंसू गैस के इन्होंने वार किया, कील कांटे बिछाए? आप बताइए, अग्निवीर इनको वोट देंगे क्या जिन्होंने 4 साल की नौकरी पे लाके खड़ा कर दिया? मणिपुर की जिस तरह का अन्याय, वो वोट देंगे क्या? छात्र इनको वोट देंगे क्या जिसका पेपर लीक होता है लगातार? कौन वर्ग वोट देना चाहता है? कोई भी वर्ग? हमें शिक्षक इनको वोट देंगे क्या? शिक्षक जो अपने भर्ती के लिए लगातार अपॉइंटमेंट लेटर के लिए धरने पे बैठा रहते, कौन वर्ग धरने पे नहीं बैठा है जो इनको वोट दे देगा? एक एक टिप्पणी बाकी लोगों को भी ले लेती हूँ, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। एक सेकंड, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, इसके मतलब ओपिनियन पोल, जो ओपिनियन पोल बनाने वाले लोग हैं, ये सरकार के इशारे पे अपना ओपिनियन पोल देते हैं। इनका अपना ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन पोल बनवा रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया जनता मेरे खिलाफ है, पार्टियां तोड़ रहे हैं, नेता तोड़ रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला शुरू किया, ओपिनियन पोल। हर जगह ओपिनियन पोल हो रहा है। इसके पहले कब ओपिनियन पोल होता था? हर एक दिन बाद ओपिनियन पोल, हर दूसरे दिन ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल हो गया जैसे रेवड़ी बांटी जा रही है। अनुराग भदौरिया जी, वैसे तो मैं आपको बीते 15 सालों से देख रही हूँ, आ गई भैया, और बीते 15 सालों से ज्यादा समय से ओपिनियन पोल चल रहा है, कुछ नया नहीं है उसमें, और हर रोज भी चलता है जब चुनाव नजदीक आता है। चलिए ठीक है।